हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक सबसे ज्यादा यूज होने वाली टैबलेट के बारे में जिसका नाम है लोपेरामाइड। ये लोपेरामाइड मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल और सिरप के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती हैं। इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे लोपेरामाइड क्या है, दवा के किस वर्ग से संबंध रखती है, इसका यूज और इसके वार्निंग्स क्या है, जिसको जानना बहुत जरूरी है कि किस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही सिरप, टैबलेट और कैप्सूल इसका डोज किस प्रकार दिया जाता है और बच्चों में इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। साथ ही इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो ये सभी जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। लोपेरामाइड ये एक ओपोइड एंटी डायरियल दवा है, यानी इसका प्रयोग डायरिया यानी दस्त को रोकने के लिए किया जाता है। इसके बारे में हम और विस्तार से वीडियो के आगे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं लोपेरामाइड ये दवा का मूल नाम है, जिसे हम दवा का जेनेरिक नाम कहते हैं। मार्केट में ये अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड के नाम से आती है। तो लोपेरामाइड जो टैबलेट आती है ये आती है लोपामाइड टैबलेट और लोमिड टैबलेट और रोको टैबलेट, तो ये टैबलेट की फॉर्म में आती है। साथ ही कैप्सूल में ये आती है एल्डोपार कैप्सूल और सिरप में लोपरा एफआई सिरप। ये इस दवा के कुछ पॉपुलर ब्रांड है। हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इनका जो कंपोजिशन होगा, इसमें जो मेन दवा होगी वो लोपेरामाइड होगी। तो जो ये लोपेरामाइड जो टैबलेट और कैप्सूल मार्केट में आती है, तो ये 2 mg की स्ट्रेंथ में आती है। तो आप कंपोजिशन में देखेंगे तो कंपोजिशन में लिखा होता है तो 2 mg लोपेरामाइड। साथ ही जो सिरप होगा जैसे लोपरा एफआई सिरप, तो इसको अगर आप बैक करके देखेंगे तो कंपोजिशन में आप देखेंगे तो बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच 5 ml कंटेंट लोपेरामाइड 1 mg, यानी प्रत्येक 5 ml अगर आप उस दवा से निकालते हैं तो आपको लोपेरामाइड 1 mg मिल जाती है। तो लोपेरामाइड ये एक ओपोइड एंटी डायरियल दवा है, यानी ये दस्त को रोकने का कार्य करती है। ये दवा किस प्रकार कार्य करती है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानते हैं। जब हमें डायरिया लग जाते हैं तो डायरिया में क्या होता है, हम जैसे ही खाना खाते हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो आंत होती है, तो आंतों में एक कर्मानुकुंचन गति होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो वो मूवमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण व्यक्ति जैसे ही खाना खाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होने के कारण खाना है वो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में नहीं रुक पाता है, जिससे पेशेंट को बार बार स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस कंडीशन में जो लोपेरामाइड दवा दी जाती है, तो ये दवा क्या करती है, जो हमारी इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसको कम कर देती है। उसको कम करने से क्या होगा, जब भी हम कुछ खाएंगे तो वो हमारी इंटेस्टाइन में रुका रहेगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगी और इंटेस्टाइन में वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कर देंगी। हमारी जो छोटी आंत में जो माइक्रोविलाई होती है, जो छोटे छोटे उंगली नुमा संरचना होती है, तो वे इनको अवशोषित कर देती हैं। अवशोषित करने से जो स्टूल है वो हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने से जो पेशेंट की जो डायरिया की प्रॉब्लम थी तो वो कम हो जाएगी। तो क्या होती है, जो ये लोपेरामाइड दवा है ये हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है। जैसे ही ओपियोइड रिसेप्टर उत्तेजित होंगी तो हमारी जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो खाना है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होने के कारण खाना डायरेक्ट हमारी छोटे आंत में टिक नहीं पा रहा था, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देंगी, जिससे जो खाना है वो आराम आराम से हमारी आंतों के अंदर कर्मानुकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ेंगी, जिससे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लग जाएगा। हमारी आंतें उसको ब्लड में भेज देंगी, किसको, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को, और स्टूल हार्ड हो जाएगा और स्टूल हार्ड होने से जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी। तो आप जानते हैं जो ये लोपेरामाइड है इसका यूज क्या है, किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्यूट डायरिया, अगर बहुत तीव्र दस्त लग गए हो जिससे पेशेंट कुछ भी खाता है तो तुरंत बाहर, तो इस कंडीशन में लोपेरामाइड दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही क्रोनिक डायरिया, अगर लंबे समय तक डायरिया चल रहे हो और डायरिया कवर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में लोपेरामाइड दवा भी पेशेंट को दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। साथ ही इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो है ट्रैवलर डायरिया, यानी यात्रा के दौरान गंदे खानपान की वजह से जो व्यक्ति को डायरिया हो जाते हैं तो उनको कम करने के लिए इस लोपेरामाइड दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए इस लोपेरामाइड दवा का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाएगा, ट्रैवलर डायरिया, अगर व्यक्ति को गंदे खानपान की वजह से डायरिया हो गया हो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही खराब खानपान या सामान्य पेट की खराबी, साथ ही आईबीएस जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, इस कंडीशन में पेशेंट को स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। यहां पे आपको यह ध्यान रखना है जो ये लोपेरामाइड है, ये लोपेरामाइड एंटीबायोटिक दवा नहीं होती है। तो
तो एंटीबायोटिक दवा नहीं होती है, इसलिए ये किसी प्रकार के इंफेक्शन को खत्म नहीं करती हैं। समझ गए? साथ ही ये केवल लक्षणों में राहत देती हैं। अगर व्यक्ति को डायरिया हो रहे हैं, बार बार दस्त हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा, क्योंकि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देता है। लेकिन अगर जो डायरिया है वो किस कारण से है, इसका असली इलाज ये दवा नहीं करती है, ये केवल सिम्टम्स को ठीक करती है। तो इसके डोज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं इसके वार्निंग्स क्या है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो ये लोपेरामाइड है, ये किन पेशेंट को नहीं दी जाती है? आंतों में रुकावट, अगर किसी भी कारण से इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही अगर डायरिया में यानी दस्त में अगर ब्लड आ रहा हो, तो उस कंडीशन में लोपेरामाइड दवा बिल्कुल नहीं दी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को डायरिया के साथ साथ फीवर भी हो, बुखार भी चल रहे हो, तो उस कंडीशन में भी ये लोपेरामाइड दवा बिल्कुल नहीं दी जाती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की एंटीबायोटिक दवा चल रही हो और उसके कारण व्यक्ति को डायरिया हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं दी जाती है। तो ये लोपेरामाइड दवा देने से पहले व्यक्ति को ये जानना होगा, कहीं ये डायरिया इन कंडीशंस के वजह से तो नहीं है। अगर इनके वजह से डायरिया होगा तो उस कंडीशन में लोपेरामाइड दवा नहीं दी जाती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही प्रेगनेंसी के केस में भी यह दवा नहीं दी जाती है। और हार्ट पेशेंट और ग्लूकोमा के पेशेंट में इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यह दवा सेफ मानी जाती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं इस दवा का डोज क्या रहता है, किस प्रकार यह दवा दी जाती है। तो 13 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होंगे, जो बच्चे होंगे, तो उन्हें एडल्ट डोज इसकी दी जाती है। और इसकी जो एडल्ट डोज होती है 4 mg, यानी अगर ट्रेवलर डायरिया है या क्रोनिक डायरिया है, तो इस कंडीशन में लोडिंग डोज दी जाती है 4 mg। उसके बाद व्यक्ति को 2 mg दी जाती है। और मैक्सिमम पूरे दिन भर में 16 mg यानी 8 टैबलेट तक ये दवा दी जा सकती है। ध्यान रहे, जो ये दवा है ये एंटीबायोटिक दवा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि इस दवा का कोर्स आपको करना होगा, जैसे ही आपके लक्षण कम हो जाते हैं तो आपको तुरंत दवा बंद कर देनी होती है। साथ ही 9 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें 2 mg ये दवा दी जाती है, दिन में 3 बार या दिन में 4 बार, और एवरी 4 या 6 घंटे के अंतराल में ये दवा दी जाती है। साथ ही 4 साल से लेकर 8 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें 1 mg ये दवा दी जाती है, दिन में 3 बार या दिन में 4 बार भी ये दवा दी जाती है। और जो ये दवा है, ये अगर आप खुद से ले रहे हैं तो 2 दिन से ज्यादा समय तक इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। अगर 2 दिन के बाद भी आपके सिम्टम्स में अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले और इस दवा को बंद किया जाता है। तो जो ये लोपेरामाइड दवा है, ये दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों में बिल्कुल नहीं दी जाती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो 2 साल से ऊपर के बच्चों में ये दवा दी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन में ही, बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का प्रयोग नहीं करना होता है। और अगर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर डायरिया की प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस कंडीशन में ORS, जिंक या प्रीबायोटिक सैचेट्स या सिरप दिए जाते हैं, जिससे जो बच्चा है, बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। और डायरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्वतः ही 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ORS, जिंक या प्रीबायोटिक ये दवा दी जा सकती है, जिससे बच्चे को कमजोरी महसूस ना हो। तो उस कंडीशन में ये दवा दी जाती है। और अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के केस में मेट्रोनिडाजोल या ओफ्लॉक्स मेट्रोनिडाजोल ये सिरप दिया जाता है। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लें। यहां पे इन्फेक्शन की बात करें, कैसे पता चलेगा, तो अगर बच्चे को डायरिया में ब्लड आ रहा हो या डायरिया के साथ फीवर भी हो, तो उस कंडीशन में जो एंटीबायोटिक दवा है तो ये दवा दी जाती है। और लोपेरामाइड के mg पर kg डोज के बारे में बात करें तो 0.1 mg पर kg पर डोज के हिसाब से ये दवा दी जाती है, दिन में 3 बार या दिन में 4 बार। और ध्यान रहे, 13 kg से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल ये दवा नहीं दी जाती है। अब जान लेते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट क्या है। सामान्यतः इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा गया है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए या लंबे समय तक लिया जाए तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देती है, जिससे क्रैम्प्स हो सकते हैं। साथ ही हेडेक हो सकता है, सर में दर्द, नाउजिया और वॉमिटिंग हो सकता है। अगर बच्चों को अननेसेसरी अगर आप लोपेरामाइड सिरप दे रहे हैं तो इससे क्या होगी, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। जो खाना है या जो इन्फेक्शन के कारण अगर डायरिया हुआ है तो वो इन्फेक्शन हमारे इंटेस्टाइन में रुक जाएगा, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, ये अन्य बीमारी भी कॉज कर सकता है और बच्चे को वॉमिटिंग होती है। साथ ही कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होने से जब खाना आगे बढ़ेगा ही नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और ड्राई माउथ हो सकता है।
तो ये कंप्लीट जानकारी थी लोपेरामाइड के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स तक शेयर करें, जिससे ये वीडियो उनके भी काम आ सके। धन्यवाद।